प्रोजेक्ट करे थे वो फेलियर साबित हुई हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में राहुल गांधी का जादू चला फिर अमीश जी उनको थोड़ा श्रेय जरूर जाना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग है तेलंगाना में बीआरएस को अखिलेश यादव भी सपोर्ट कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल भी सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, लेकिन तेलंगाना में क्या कांग्रेस ने सफाया कर रही है बीआरएस का। नहीं अमीश जी, तेलंगाना में क्या हुआ है कि कुछ मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन है, तकरीबन 3 जामियाते इस्लामी और एक मिनट नीरज के पास चलते हैं। नीरज, ओवर टू यू। नीरज के पास अच्छा माहौल है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है। नीरज, आवाज मिल रही है आपको? तस्वीरें क्या है? नीरज तक आवाजें नहीं जा पा रही है। हमारे साथ महिला कार्यकर्ता है और यहाँ देख सकते हैं ढोल नगाड़े पे लगातार माहौल है महिला का। राजस्थान की जनता का बहुत बहुत अभिवादन है कि उन्होंने एक बार राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। इसलिए हम पूरी राजस्थान की जनता का आभार प्रकट करते हैं। कांग्रेस से पूरी जनता परेशान थी, महिलाएं युवाएं जो है कांग्रेस से त्रस्त हो चुकी थी, इसलिए पूर्ण वर्ग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। ये आज हर एक उस कार्यकर्ता की जीत है जिसके प्रताड़ित राजस्थान का युवा महिला सभी वर्ग के लोग हुए। आज उस सुशासन की जीत हुई है, कुशासन का अंत हुआ है, तुष्टिकरण का अंत हुआ है। मोदी जी के कुशल नेतृत्व की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कमल खिला रही है। वंदे मातरम। भारत माता की जय। राजस्थान की जनता ने ये दिखा दिया है कि राजस्थान के अंदर जो है एक बार फिर कमल खिलने जा रहा है। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और जनता का पूरा अभिवादन प्रकट करते हैं। तो ये राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की टीम खुश है। आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, क्या आपको लगता है इंडिया गठबंधन का भविष्य भी अब खतरे में है यहां से? क्योंकि उधर अगर हम देखें तो कांग्रेस तेलंगाना में जीत रही है, जहां पे अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल दोनों बीआरएस को सपोर्ट कर रहे थे। मध्य प्रदेश और पूरी हिंदी पट्टी में तो कांग्रेस का सफाया ही हो गया है। इंडिया अलायंस का भविष्य भी खतरे में है। एक चीज जोड़ रहा हूं मैं अमीश, एक चीज आचार्य जी, एक चीज मुझे लगता है कि कांग्रेस की हार से इंडी गठबंधन का भविष्य उज्जवल है संभवतः। मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कांग्रेस जीतती तो फिर वो मुश्किल हो रही थी दूसरी पार्टियों को। आज यहाँ प्रियंका जी भी है, समाजवादी पार्टी भी कह चुकी है, चालू पार्टी से लेकर चिरकुट तक। तो कांग्रेस का हारना इंडी गठबंधन अलायंस के लिए शायद बेहतर नहीं होगा। आचार्य जी, देखिए अमन जी और अमीश जी, एक तो हमारी पार्टी हार रही है तो मैं बड़ा सदमे में हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ इस समय, क्योंकि हमें बड़ी उम्मीद थी। ये अलग बात है कि मैं हर हफ्ते ये बात कह रहा था, लगातार कह रहा था कि भाई सनातन का विरोध मत करो। मैं कह रहा था कि आप भाजपा से लड़ो, बीजेपी से लड़ो, लेकिन आप भगवान राम से मत लड़ो। मैं रोज़ कहता था ये बात। और मैं ये भी कहता था कि प्रधानमंत्री भारत का होता है, वो सिर्फ भाजपा का नहीं होता। प्रधानमंत्री का अपमान मत करो, प्रधानमंत्री का सम्मान करो। देश की जनता भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करना बर्दाश्त नहीं करती है, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो। और एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट कहने जा रहा हूँ अमीश देवगन जी, वो ये है कि कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे हैं जो हिंदुत्व से चिढ़ते थे। उन्होंने हिंदुत्व को कमज़ोर करने के लिए जातिवाद की राजनीति को बढ़ावा देना शुरू किया। तो देश की जनता में ये मैसेज गया कि ये जाति या जनगणना और जातिवाद की जो राजनीति हो रही है, ये कांग्रेस की मूल विचारधारा के खिलाफ है। एक तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, ये जातिवाद का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, इसलिए उठाया जा रहा है कि हिंदुत्व को कमज़ोर करना, हिंदुओं को स्प्लिट करना। तो ये हिंदू धर्म के खिलाफ फैसला हुआ। तो ये बातें जो हैं, आचार्य जी, क्या ऐसे नेताओं में राहुल गांधी भी है? चलिए आज मैं आपसे सीधा पूछता हूँ, क्या ऐसे नेताओं में राहुल गांधी खुद शामिल हैं, हाँ या ना? क्योंकि वो भी बोल चुके हैं हिंदुत्व मारने काटने का नाम। देखिए अमन जी, राहुल गांधी जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही निर्मल हृदय इंसान है। उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो उनको गलत फीडिंग देते हैं, वो उन्हें गलत पट्टी पढ़ा देते हैं। उन्होंने ही सब कुछ बर्बाद किया है। तो मैं राहुल गांधी जी को दोषी नहीं मानता। यादव समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वोट था। मतलब
मतलब जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिले हैं वहां पर तो था वोट, वहां पर सब सीटों में बीजेपी जीत रही है। समाजवादी पार्टी वहां पर कंपीट करती हुई दिख रही है। क्या 5 सीटें समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी नहीं दे सकती थी वहां पर लड़ने के लिए? अगर वहां देती तो क्या आपको लगता नहीं है, हालांकि जिस तरह की सुनामी है मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की, कोई बड़ा फायदा नहीं होता, लेकिन क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी में पॉलिटिकल एरोगेंस इतना था कि वो अपने आगे किसी को समझ ही नहीं रही थी कुछ? जबकि अखिलेश यादव ने, यही अखिलेश यादव थे 2017 के विधानसभा चुनावों में, उन्होंने आपको 100 सीटें दी थी उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए। कांग्रेस की हैसियत क्या थी तब? नहीं, अमीश देवगन जी, अखिलेश यादव जी को सीटें दी जा सकती थी और दे देनी चाहिए थी, लेकिन ये हार सिर्फ इस वजह से नहीं है। आज अखिलेश यादव जी बड़े खुश होंगे कि बीजेपी जीत गई मध्य प्रदेश में, क्योंकि मैं अखिलेश यादव जी को समझता हूँ, जानता हूँ, उनकी नेचर भी समझता हूँ। वो कमलनाथ जी ने जो अखिलेश कहा उसको बड़े दिल पे ले गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की वजह से ही कांग्रेस नहीं हारी है। कांग्रेस की जो हार हो रही है वो सनातन का विरोध, सनातन का श्राप ले बैठा है। मैं कह रहा था कि जब इतनी खराब जो कुछ नेता, तो आप अमीश देवगन बात को सुनिए, मुझे पूरी करने दीजिए। डूबते को तिनके का सारा अखिलेश यादव की मदद नहीं लेना चाह रहे थे। आपको खुद पता था आपकी क्या खराब स्थिति है। मैं तो कह रहा हूं, सुनिए, पहली बात, इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज इस चुनाव में नजर नहीं आ रही थी। दूसरी बात, ये फैसले ही गलत थे कि आप हमें गाली दें, हम आपको गाली दें राज्य में, और केंद्र में हम एक होंगे। तो देश की जनता ने सोचा कि हमें मूर्ख बनाया जा रहा है, सिर्फ मोदी को हटाने के नाम पर हम एक हैं। ये कोई लॉजिक नहीं है। आप इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन पॉलिटिक्स करेंगे या इन द इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ पॉलिटिक्स करेंगे? तो सवाल इस बात का है, मुझे जो मेन कारण नजर आ रहे हैं, पहला कारण है कि जातिवाद की राजनीति को देश ने नकार दिया। मुख्तार अब्बास नकवी जी, स्वागत है आपका सर न्यूज 18 इंडिया में। मैं अमन, अमीश मेरे साथ हैं। मध्य प्रदेश में 162, राजस्थान में 107, छत्तीसगढ़ में 55, मतलब ये तीनों ही राज्यों में लगभग आपकी सरकार बनती नजर आ रही है एग्जिट पोल के इन रुझानों के हिसाब से, अभी जो लगभग शायद नतीजों में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। अब काफी लाइन, अब काफी हद तक स्थिति क्लियर है। मुख्तार अब्बास नकवी और 15 मिनट। देखिए अमीश जी और अमन जी दोनों, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप इन 10 सालों में जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश की सियासत में आया है, इस देश की सियासी संस्कृति में सकारात्मक सुधार और परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी ने लाके खड़ा किया है। और अब परिक्रमा की पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि परिश्रम को परिणाम में बदलने वाले लोग जो है वो लोग उसको पब्लिक उनके साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है। और आप पूरे के पूरे इस चुनाव के माहौल में देखें तो आप नरेंद्र मोदी जी पर हमला करेंगे, नकारात्मकता रखेंगे, अपशब्दों की बौछार करेंगे, गाली के गैंग पूरा तैयार होकर के जिस तरह के पूरे के पूरी सभ्यता को पूरी ताक पे रखेगा, वो सारा जो है लोगों ने जो है वो रिजेक्ट किया है। और मैं मानता हूं, पूरा रिजल्ट आने दीजिए, लेकिन मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 सालों में देश की सियासी संस्कृति में जो सकारात्मक सुधार और परिवर्तन लाकर खड़ा किया है, और वो सियासी जो संस्कृति पहले थी कि परिश्रम और परिक्रमा, जो कि परिवार की परिक्रमा, उसको परिश्रम के परिणाम में परिवर्तित आज बोलना नहीं चाहिए, वो दिन भी नहीं है, शुभ दिन है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर कोई अब पलट के पूछ सकता है आपको कौन किसके लिए पनौती। मतलब आपने बोला जिन शब्दों की मर्यादा को लांघा गया, लक्ष्मण रेखा क्रॉस की गई, पापी, पनौती, क्या क्या कहा गया, जनता ने जवाब दिया। लेकिन आज कोई पलट कर पूछ सकता है कि अब कौन किसके लिए पनौती? देखिए मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि आज देश इस बात को देख भी रहा है कि इस कांग्रेस जो कभी मुल्क की पार्टी होती थी, आज मोहल्ले की भी महंगी होती जा रही है। और उसके पीछे की सोच और उसके पीछे का जो समझ है, जो उनके नेताओं की, नेता कौन है, वो लोगों की समझ में आ रही है। आपने बोला कि आपने एक दोबारा बोलिए, क्या बोला आपने? हमारे कुछ व्यूअर्स सुन नहीं पाए, दोबारा रिपीट। मैंने ये कहा, जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो थी, जो कभी मुल्क की पार्टी होती थी, वो आज मोहल्ले की भी महंगी हो गई है। वो उसका एक ही कारण होती जा रही है, वो इसका एक ही कारण है कि उनके नेताओं और उनकी जो नेतृत्व है उसमें जो है वो तर्कों की कंगाली ने उन्हें कुतर्कों का मवाली बना दिया है। और जब कुतर्कों का मवाली होगा तो उनकी पार्टी और उनका परिवार किस दिशा में जाएगा, ये आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। प्रदीप भाटी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। प्रदीप जी, अच्छा खुश है चालू पार्टी आ रही है?
चालू पार्टी का था ना सर? देखिए, ये जो हार हो रही है कांग्रेस की, मुझे चालू पार्टी का था, चालू पार्टी। मुझे लगता है कांग्रेस को, आपके नेता ने कहा था, आप नेता की बात मान। देखिए जो कहा था वो तो बात बीत गई, लेकिन जो अब कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि जो ये हार हो रही है, वो कांग्रेस उस हार के लिए खुद स्वयं जिम्मेदार है। एक सवाल है, मतलब ये अलायंस चालू रहेगा अब? जी, अलायंस अभी चालू है और बिल्कुल चालू पार्टी के साथ आगे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी, या जैसे जैसे 24 आएगा 2024, हम लोग और मजबूती के साथ जनता के बीच अपने मुद्दों को, आपको सीटें दे देते तो शायद बेहतर होता। प्रदीप जी, आपको जैसे अमीश भी बार बार कह रहे थे कि 5-7 सीटें अगर आपको दे दी जाती तो शायद कांग्रेस और बेहतर compete कर पाती मोदी से, बीजेपी से। देखिए, अगर वो इतनी सीटें तो हम ऑलरेडी मध्य प्रदेश में पहले भी जीत चुके हैं, और जितनी हम वोट शेयर मध्य प्रदेश में, उतना ही वोट शेयर कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में आज रह गया है। तो अगर उत्तर प्रदेश में वो सीट्स क्लेम करते हैं तो उसमें उन्हें इसके अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हमें सीट्स देनी चाहिए थी, और 5 से 10 सीट हम बिल्कुल उसमें हम दावेदार थे, प्रबल दावेदार थे। आज भी हम जहां चुनाव लड़ रहे हैं, जहां सीटों अमन बड़ी अपडेट, बीजेपी 160 मध्य प्रदेश के अंदर क्रॉस कर रही है, 162 को टच कर रही है, और शांति धारीवाल पीछे चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, और छत्तीसगढ़ के अंदर 53। अगले 10 मिनट में छत्तीसगढ़, 10-15 मिनट में छत्तीसगढ़ में डिसाइसिव स्थिति हो जाएगी कि क्या नंबर निकल के आएगा फाइनली छत्तीसगढ़ के अंदर। लेकिन अब सीएम भूपेश बघेल अपनी सीट पे आगे हो गए हैं, विजय बघेल पीछे हो गए हैं, ये भी ताजा अपडेट है। लेकिन अगर हम एक तरह से देखें तो दो चीजें बहुत स्पष्ट है। हिंदी पट्टी के अंदर कांग्रेस का सफाया हो गया है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस ने अपनी लीड को बढ़ा लिया है। इस नीचे की तरफ हम जाएंगे तो ये जो नंबर है ये अब कांग्रेस का बढ़ता हुआ दिखता हुआ, कांग्रेस को एक बड़ी बढ़त तेलंगाना में मिल रही है 119 में से। ये नंबर शायद हमारे व्यूअर नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं कांग्रेस प्लस 66, बीआरएस 41, बीजेपी 9, एआईएमआईएम जो पिछली बार 7 थी वो इस बार 3 हो गई है, उसका नंबर कम होता हुआ। लेकिन कांग्रेस को बहुत बड़ी बढ़त तेलंगाना के अंदर मिल गई है, अब ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि तेलंगाना में कांग्रेस आगे चल रही है और छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सत्ता जा रही है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। संतोष पांडे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद छत्तीसगढ़ से, एमपी संतोष पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर, शुभकामनाएं, बधाई। सबने एक तरीके से राइट ऑफ कर दिया था आप लोगों को छत्तीसगढ़ में, लेकिन जबरदस्त सीटें छत्तीसगढ़ में भी। संतोष जी जी बोलिए, मैं सुन रहा हूं। जबरदस्त परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ में संतोष जी, लगभग राइट ऑफ कर दिया गया था आप लोगों को। जी लोग तो आश्चर्यजनक रिजल्ट आने का विश्वास नहीं कर रहे थे, किंतु हम सबको ये विश्वास था कि ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा, और हमको अपने किए गए कार्यों पर, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर और आम जनता जो चाहती थी वो हमें एहसास था। बस्तर से लेकर के सरगुजा तक, मैं स्वयं बस्तर का प्रभारी हूं, द्वितीय फेज में मैं सरगुजा गया हुआ था। तो बस्तर में, यानी जिसको हम कहते हैं कि भोले भाले वनवासी आदिवासी, वहां जो माहौल था, मैं आपको कह सकता हूं, वो परिवर्तन की अंदर ही अंदर लहर चल रही थी। यहां तक कि आप देखे होंगे कि चित्रकूट से कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष दीपक बैज जो खड़े हुए हैं, श्री दीपक बैज जी भी हमारा एक मंडल का अध्यक्ष है, विनायक गोयल, वो उनको पछाड़ रहा है। जो पूर्व अध्यक्ष है मोहन मरकाम जी, ये बहुत बड़ा है। ये छत्तीसगढ़ के अंदर जो हुआ है वो वाकई बीजेपी ने जिसे कहते हैं मैजिक करके दिखाया है। जिस तरह से कांग्रेस के हाथ में था छत्तीसगढ़, आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले कोई सोच नहीं सकता था कि छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी 50+ होगी। ऐसा लग रहा था कांग्रेस तो अपनी गिनती 45 से शुरू करेगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा है। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस की जीत भी बहुत बड़ी जीत है जी, 66 का अब है। मैं मुख्तार अब्बास नकवी आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, लेकिन दक्षिण युक्त कांग्रेस हो गई है, यानी कांग्रेस की कर्नाटक के बाद तेलंगाना में भी जीत हो रही है और बड़ी जीत हो रही है। क्या आपको लगता नहीं है ये वाकई एक खतरे की घंटी है
भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण राज्यों में जहां पर बीजेपी की स्थिति तेलंगाना में ठीक बताई जा रही थी, वहां बीजेपी पहले से तो बेहतर कर रही है, लेकिन मतलब कुछ बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं छोड़ पाई है। नहीं, पहले अब मैं वो भी बताऊंगा आपको। मैं 2 मिनट में ये आपके हिंदी बेल्ट की बात देखें, जो यहाँ पर जो है वो सामंती सुल्तानों का जो सत्ता का और जो संग्राम चल रहा था वो चारों खाने चित हुआ है। उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि मैंने आपके एक बार शो में कहा था, आपने कहा था गठबंधन की बात, तो हमने यही कहा था इस गठबंधन की गठरी में जितना छेद है उससे ज़्यादा उनके नेताओं में मतभेद है। छेद को रफू करने, मतभेद को रफू चक्कर करने में हमें इनको लगभग 20 साल लगेगा। और नरेंद्र मोदी जी के काम की गिनती ने इस कुनबे का गणित को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, बिगाड़ दिया है। इस बात को, ये बात भी ये लोग भी जानते हैं और इसीलिए इनके ही गठबंधन के साथ ही ये बात कह रहे थे कि साहब वो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। खुद समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे, उनके नेता कह रहे थे कि साहब ये तो ठगों के और छल बहादुर लोग हैं। तो ये सारी चीजें हैं। जहां तक तेलंगाना का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्प के साथ चुनाव लड़ा और उसके बाद हमारा जो प्रदर्शन फाइनल आएगा वो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। उस चुनाव के रिजल्ट आने के बाद उसका आकलन करेंगे। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी जी, इन चुनावों में संभवतः सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष का था ओबीसी, कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से ट्राइबल्स और ओबीसीज का बंपर वोट मिलता नजर आ रहा है बीजेपी को। बीजेपी का प्लान था कि सबसे बड़े देश के पहले ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ओबीसीज का और ट्राइबल्स का वोट बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है अभी जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं। तो वो मुद्दा भी गया और कास्ट सेंसस सबसे बड़ा इशू था ऑपोजिशन के पास, खासकर राहुल गांधी ओबीसी, इतने ओबीसी उतने ओबीसी। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी सशक्तिकरण और सर्वस्पर्शी विकास को प्राथमिकता दी। जहां हमारी सरकारें थी उस दिशा में हमने काम किया। जो केंद्र की सरकार, अब जैसे आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं या राजस्थान की बात करिए, केंद्र की लगभग जो है वो 80% योजनाओं को वो लागू नहीं करते थे। कहते थे जी उस पे तो मोदी जी का नाम आ जाएगा। अरे भाई तुम लागू करो। मोदी जी ने बहुत बार कहा कि आप लागू करो, अपना फोटो लगा लो, लेकिन जो गरीब हैं, जो कमजोर तबके हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं, उन तक विकास में रोड़ा मत लटको। और इन्होंने बनने की कोशिश की। उसका जनता जो है हिसाब किताब सूद ब्याज के साथ कर रही है। मुख्तार जी, आचार्य जी ने डिबेट के दौरान एक ट्वीट करा। आचार्य जी, अभी मैं आपका ट्वीट पढ़ रहा हूं। आचार्य जी, सनातन का श्राप ले डूबा, ये किसके लिए लिखा है आपने? आचार्य जी, अमन चोपड़ा जी, ना तो ट्वीट जिसने किया है वो बच्चा है, ना आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। अच्छा आचार्य जी दिग्विजय सिंह के भाई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा लेकिन दिग्विजय सिंह के सपुत्र आगे चल रहे हैं अपनी सीट के अंदर। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो इतना कुछ कहा गया सनातन के विरोध में और एक कांग्रेस पार्टी ने पॉलिटिकल एरोगेंस दिखाई अपनी इस पूरे चुनाव के अंदर, क्या उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा है? हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस जीत रही है। हेलो अमित सर, सवाल दोबारा रिपीट कर दो। लेकिन इस समय जो कांग्रेस के घटक दल है तेलंगाना में, वो कह रहे हैं कि हमें अल्पसंख्यक वोट 90% मिला है, इसलिए इतनी बड़ी जीत दिख रही है। उन्हें भूलना नहीं पड़ेगा। इस तेलंगाना के चुनाव के बाद अगर हमारी सरकार बनती है गठबंधन के साथ, तो बड़ी भूमिका देनी पड़ेगी, नहीं तो लोकसभा में वो वोट नहीं आएगा। अल्पसंख्यक वोट बड़ी मात्रा में तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के साथ जाता हुआ, छिटकता हुआ बीआरएस से, और बोला कि जिस लाइन पर हम चले हैं उस लाइन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसी लाइन पर आगे हमें सफलता मिलेगी। क्योंकि क्या बड़ी खबर यह है कि तेलंगाना के अंदर जो अल्पसंख्यक वोट है वो ऐसा लग रहा है रुझानों के मुताबिक वो कांग्रेस के पास जाता हुआ है। वो एआईएमआईएम से भी छिटका है और कांग्रेस के पास गया है। यानी भारत जोड़ो यात्रा का इंपैक्ट रहा है और अल्पसंख्यक वोट जो है वो बड़े पैमाने पे शिफ्ट हुआ है इस बारी तेलंगाना के। वही वाली बात हुई जो मैं आपसे कह रहा, कर्नाटक मॉडल जो था वो तेलंगाना में भी सफल रहा। तो हिंदी पट्टी में हार के बाद भी सनातन को गाली वाले
उससे सबक शायद लेंगे, नहीं लेंगे मुख्तार अब्बास नकवी जी? देखिए, अगर आप वो वाली बेल्ट आप पूरी जीत भी रहे हैं, मैं कहता हूं आप तेलंगाना कर्नाटक जीत भी रहे हैं, आप 130 सीटें हैं दक्षिण में। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। वो वाली इस बेल्ट में आप 50% सीटें ले भी जाते हैं, वहां पे घटक बाकी दल भी तो है। क्या लेफ्ट नहीं सीटें लेगा, क्या डीएमके सीटें नहीं लेगी, क्या एआईडीएमके सीटें नहीं लेगी, पॉइंट ये है। लेकिन आप पूरे भारत में आप इसका इंपैक्ट तो महाराष्ट्र तक आएगा, इसका इंपैक्ट तो महाराष्ट्र तक आएगा, उधर बिहार तक जाएगा, क्या करिएगा आप? तो फिर मुख्तार अब्बास नकवी क्या विपक्ष सबक लेगा, या मुझे लगता है और अग्रेसिवली एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स आएंगी? ये मेरी रीडिंग है, हो सकता है गलत हो, क्योंकि कर्नाटक में मॉडल पास हुआ, वो सतीश जारकिहोली और तमाम चीजें। अभी एंटी हिंदू रेस लगी हुई थी, तुष्टीकरण की रेस, कौन बड़ा एंटी हिंदू फेस ऑपोजिशन में, ये तो और बढ़ेगा मेरे ख्याल से। तेलंगाना के बाद खासकर जो अमीश बता रहे हैं, माइनॉरिटीज ने खुलकर वोट किया है कांग्रेस को। कांग्रेस की घटक दल ही कह रहे हैं भाई जी। देखिए, क्यों उन्हें भूलना नहीं पड़ेगा, बड़ी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। रूम में टोपी और रोड पे तिलक। अब ये रूम में टोपी और रोड पे तिलक के ये जो सेकुलर सियासी सूरमा है, इनका एक के बाद एक सुपड़ा साफ होगा। क्योंकि मैंने एक बात शुरू में कही थी, नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की सियासी संस्कृति में सकारात्मक परिवर्तन लाया है और ला करके सोच खड़ी की है। और आज जो है वो जो लोग सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी कर रहे हैं, उन्हें भी जो है समावेशी विकास की हिस्सेदारी के रास्ते पे जाना होगा। सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी का धंधा जो है वो अब चौतरफा जो है वो मंदा पड़ रहा है। और ये अगर ये गलतफहमी अगर इनको है कि इस तरह की सांप्रदायिक माहौल बना करके जो दुनिया के सबसे बड़े धर्म, सबसे बड़े जो सनातनी संस्कार है, उस पर जो है प्रहार करके अगर आपको लगता है कि आपका कोई बड़ा जो है वो उद्धार होगा, तो मुझे लगता है इस गलतफहमी जो है मैं और ये मुख्तार जी आप हमारे साथ बने रहिए। रेणुका चौधरी हमारे साथ है, उनका भी मैं रुख करूंगा, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से जानना चाह रहा हूं, आपके लिए बड़ी सीख क्या है, अलायंस के लिए बड़ी सीख क्या है? 10 सेकंड्स। देखिए, सबसे पहले तो जनता के मुद्दों पर लगातार काम करना होगा, और लोकतंत्र है, लोगों का जो भी मत होगा वो स्वीकारना होगा। और आज कांग्रेस के लिए सेटबैक है ये चुनाव? हार तो सेटबैक होती ही है। सेटबैक है। रेणुका चौधरी मेरे साथ है। रेणुका चौधरी के साथ जब मैं कवर करता था पार्लियामेंट को, तो हमने काफी वक्त बिताया है। रेणुका जी, अभिनंदन है आपका। आपकी साड़ी की तारीफ तो अक्सर पार्लियामेंट में काफी लोग करते थे, लेकिन आज कांग्रेस की चमक भी शानदार देखने को मिल रही है तेलंगाना के अंदर, जिस राज्य से आप आती हैं। अ मैसिव विक्ट्री फॉर कांग्रेस पार्टी। इट लुक्स लाइक कि बीआरएस को आपने उखाड़ फेंका है। खास तौर पर क्या आपको लगता है, लेकिन हिंदी पट्टी में सफाया हो गया है कांग्रेस पार्टी का, तो कहीं खुशी कहीं गम? रेणुका चौधरी। हाँ, कभी खुशी कभी गम, ये तो है। हमने बड़ा उम्मीद रखे थे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश भी, मैं आज शाम तक रुकूंगी कुछ कहने के पहले, उम्मीद फिर भी रखे हैं। और तेलंगाना तो हम 1 साल पहले हमने बताया था कि ये होगा यहाँ। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं वोटर महाशय को, कैडर को, जिन्होंने कमर कस के काम किए, और हमारे लीडर्स को जिन्होंने पूरा मेहनत लगा के हमारा साथ। चलिए, मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, क्या तेलंगाना को पहली महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है इस बार? अब इसका मैं क्या बताऊं, कुछ भी हो सकता है राजनीति में, ये अलग बात है। राहुल जी ने जरूर कहा है, मगर ये देखा जाएगा, एमएलए तय करेंगे ये, आप और मैंने, और जरूर टेलीविजन नहीं, आपका, क्योंकि आप कैबिनेट मंत्री रहे हैं, आपका अनुभव है, तो क्या वी कैन सी, क्या एक, मैं आपकी ओपिनियन जानना चाह रहा हूं, क्या महिला मुख्यमंत्री मिलनी चाहिए तेलंगाना को? ये मेरा सवाल है, क्योंकि इसकी बात कांग्रेस ने कई बार ही करी अपनी कैंपेन में। हम बहुत खुश है कि कांग्रेस आ गई तेलंगाना में। तेलंगाना देने के बाद हम 2 बार यहाँ से आ नहीं सके, अब की बार हम आ गए। हम इसी बात पे खुश हैं। आई एम वेरी हैप्पी, और हम उम्मीद रखते हैं कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो बहुत भारी जिम्मेदारी है। रेणुका जी, बाकी राज्यों के ऊपर भी एक कमेंट, खुशी बनाने की बात। सुधांशु त्रिवेदी भी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बाकी राज्यों में जो कांग्रेस की स्थिति है, आई एम वेरी सरप्राइज्ड। बहुत
आई एम वेरी सरप्राइज, फिर भी रुकेंगे थोड़ी देर और रुकेंगे, देखेंगे। हाँ, लीड जी, तो जी। सेटल हो गई, मुझे लग रहा है कि शायद हम वहाँ नहीं जीत रहे हैं, मगर बहुत रमन अफसोस सिंह की रमन बात, रमन क्योंकि सिंह जो फॉर्मर दिल और दिमाग फॉर्मर सीएम हमारे साथ इस समय एक्सक्लूसिव जुड़े हुए हैं। मैं रेणुका जी आपके पास आऊंगा, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आपके पास आऊंगा, लेकिन रमन सिंह जुड़े हुए हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। यतेंद्र के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है। नहीं बिल्कुल। एक सवाल और, क्या लगता है जो घोटाले महादेव ऐप आप लोगों ने बड़े जोर शोर से उठाया, कोयला घोटाला और यहाँ तक कि गोबर घोटाला भी हुआ, उसका खामियाजा भूपेश बघेल सरकार को भुगतना पड़ रहा है? छत्तीसगढ़ की जनता न भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करती, न अहंकार को बर्दाश्त करती। छत्तीसगढ़ की जनता सीधी सादी भोली भाली जनता है, वो साफ बात समझती है। झूठे आरोप लगाने से सरकार को नहीं बनाया जा सकता, और उनके अहंकार को, उनके झूठे घोषणा को छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश को रिजेक्ट किया। डॉक्टर साहब, एक सवाल और, जो मेहतारी वंदन योजना आपने लोगों ने चलाई, क्या लगता है कि सारे जो भूपेश सरकार के जो काम थे उन पर भारी पड़ी है वो निश्चित रूप से महतारी वंदन योजना और भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र में जो किसानों के लिए 2 साल का बोनस 3100 रुपया देने की बात हुई, महतारी वंदन योजना के साथ अन्य योजनाओं को हमने किया, उस पर छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा किया। अब छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा किया, लेकिन वो देख रहे हैं कि जो 15 साल का अनुभव आपका रहा मुख्यमंत्री के नाते, क्या वो अनुभव फिर से काम आएगा छत्तीसगढ़ की जनता के लिए? अब ये विधायक दल में बैठ के तय होगा और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा। केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, तो ये मिठाई आप खुद खाएंगे या जनता को खिलाएंगे? मिठाई तो मैं पत्रकारों को इसलिए खिला रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। केंद्रीय नेतृत्व का अगर निर्देश होता है तो क्या वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? जो भी निर्णय होगा, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, उसका क्रियान्वयन करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व का जो भी तो ये थे रमन सिंह। ये तस्वीर आ रही है नरोत्तम, हमारा चैनल न्यूज 18 देखा जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया है, शिवराज सिंह चौहान है, नरेंद्र तोमर है, तमाम दिग्गज इस समय न्यूज 18 को देख रहे हैं। ये तस्वीरें हम साथ में देख सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कड़ी मेहनत करी। बोला जा रहा था, दिग्विजय सिंह ने एक दिन पहले भी कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को सबक सिखाएगी प्रदेश की जनता, लेकिन सबक किसको सिखाया पूरा देश इस समय देख रहा है। सुनामी है, अब हम कह सकते हैं ऑफिशियली कि सुनामी है छत्तीसगढ़ में। सुनामी भाई, छत्तीसगढ़ में सुनामी है। 54 भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश में सुनामी। सुधांशु कांग्रेस का किला अब हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में ढह रहा है। भूपेश बघेल शायद सीएम के तौर पर वापसी नहीं कर रहे। बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त अब हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रेणुका जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, और देखिए न्यूज 18 इंडिया देखा जा रहा है इस वक्त। मध्य प्रदेश के अब संभावित मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, सुनामी मतलब एक बड़ा फैक्टर मैं जानना चाह रहा हूं, बहुत सारे आप बताएंगे, लेकिन कोई एक बड़ा कॉमन फैक्टर, हिंदी पट्टी 3-0 से आप लोग जीत रहे हैं, 3-0, 159, 106, 54, कोई एक कॉमन फैक्टर, सुधांशु त्रिवेदी? The first common factor is now the politics has become modified, MODIFIED। मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने 4 आयाम की राजनीति की है। नंबर 1 कल्याणकारी कार्य, गरीबों को उनकी आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करना। नंबर 2 विकास के कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 3 सुरक्षा, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा इस्टेब्लिश करना। और नंबर 4 सांस्कृतिक गौरव। इन चारों को मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो स्थापित किया है, यह उस राजनीति के प्रति जनता का एक विश्वास है। और हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि हमने पिछले 3 पीढ़ियों से जो आधार बनाया है, आज हमारे पास मोदी जी जैसा एक नेता है जो देश में ही नहीं, मॉर्निंग कंसल्टेंट के हिसाब से पूरी दुनिया में पिछले कई वर्षों से लगातार सबसे लोकप्रिय। और यहां पर एक और बात है, यह क्रेडिबिलिटी की पॉलिटिक्स की भी जीत है। क्रेडिबिलिटी क्यों कह रहा हूं? सुधांशु जी, आखिरी आपने समय में आप अनाप रेणुका को ले लेते हैं हमारे साथ। रेणुका जी, लगता है हाँ, कंप्लीट कर लीजिए आप सुधांशु जी, अब आप कंप्लीट कर लीजिए सुधांशु जी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जब राजस्थान में 15वां साल है ये अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री रहने का, 3 टर्म मिलाने, जब 15 हफ्ते रह जाते हैं, तब आप आनंद फानंद में तरह तरह के कमिटमेंट करना शुरू करते हैं। जनता को साफ समझ में आता है कि आपके मन में
क्या था, और ये छटपटाहट है कि ईमानदारी है। हम करते हैं गरीबों के लिए, पहले बाकायदा विचार करते हैं, सर्वे करते हैं, टारगेट करते हैं सेगमेंट को, तब देते हैं। तो मोदी जी की गारंटी है, बाकी ढपोर शंख है, वो यह भी दिखाई पड़ रहा है चुनाव परिणाम। अच्छा, इंडिया अलायंस के फ्यूचर को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? मतलब इन चुनावों में ये इतनी बड़ी हार के बाद राहुल गांधी के चेहरे पर जो चुनाव संभवतः लड़ा गया, तो इस चुनाव में हार के बाद इंडिया अलायंस का फ्यूचर आपके हिसाब से, सुधांशु त्रिवेदी, और ब्रांड राहुल की भी बात कर लेते हैं। देखिए, मैं इसको 2 डायमेंशन में देखता हूं। देखिए, इन चुनाव परिणामों के बाद निश्चित रूप से भले ही ऊपर से इंडिया अलायंस कहे कि उसे दुख हो रहा, पर इंडिया अलायंस के ज्यादातर घटक, जिसमें तृणमूल कांग्रेस भी होगी, नीतीश कुमार जी भी होंगे, अखिलेश जी भी होंगे, शरद पवार जी होंगे, उनके दिल में लड्डू